देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश बुक किया था, ठीक है। कैश बुक में पेटी कैश बुक तक पूरा कंप्लीट ही करवा दिया था। एक छोटा सा क्वेश्चन बाकी था, वो नहीं कर पा रहे। आई होप कि तुम लोग कर पाओगे, क्योंकि मैंने जो बड़ा वाला क्वेश्चन था वो तो करवा ही दिया था। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे बताओ, तो बोल देंगे। आज हम लोग जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या फिर अगर आज टाइम बच जाएगा तो वो एक क्वेश्चन बाकी है, बता देंगे, ठीक है, अगर टाइम बचता है तो। अदरवाइज उतना नेसेसरी नहीं है, तुम लोग कर लोगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, ये बेसिकली एक थियोरेटिकल चैप्टर है, बोल सकते हो। आज कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस का जो एक्सपेंडिचर है या रिसिप्ट है उसका नेचर क्या है, ठीक है। उसका नेचर कैपिटल है कि उसका नेचर रेवेन्यू है, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और क्यों आइडेंटिफाई करना है वो भी देखेंगे कि आइडेंटिफाई करने का जरूरत क्या है। अच्छा देखो, अगर हम लोग एक्सपेंडिचर का बात करें तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंस यानी कि खर्चा, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंस यानी कि खर्चा, यानी पॉकेट से अगर हम लोग का कैश आउटफ्लो होगा किसी भी रीजन से तो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिचर का मतलब गुड इवनिंग मैम। एक्सपेंडिचर का मतलब है समथिंग that goes out of pocket, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। कैश का जब आउटफ्लो हो रहा है तो वो हम लोग का एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पॉकेट से कुछ जा रहा है तो वो हम लोग का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग बुक्स खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो तुम लोग का एक्सपेंडिचर है। पेन खरीद रहे हो, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर कुछ फूड आइटम खरीद रहे हो तो भी जो पेमेंट कर रहे हो वो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर मोबाइल में रिचार्ज कर रहे हो वो भी एक्सपेंडिचर है। और अगर लैपटॉप खरीद रहे हो वो भी एक्सपेंडिचर है। एसी खरीद रहे हो वो भी एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर जो भी मैंने एग्जांपल दिया ना, वो एक ही नेचर का नहीं है। कुछ एक्सपेंडिचर इसमें से हम लोग का जो है रेवेन्यू नेचर का है, कुछ कैपिटल नेचर का है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा कैपिटल नेचर का, ठीक है, और एक हो जाएगा रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में डिफरेंस क्या क्या है, देखो। ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर मिल जाता है तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जिस एक्सपेंडिचर से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुड इवनिंग शुभंकर। गुड इवनिंग शुभंकर। गुड इवनिंग मैम। देखो, अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, ये वन लिखो, ठीक है, तुम नहीं लिखे। अगर हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो ये हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स या उससे ज्यादा। और शॉर्ट टर्म का मतलब है लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई बेनिफिट एक्सपेंस करने के बाद हमारा सिर्फ उसी अकाउंटिंग ईयर के लिए लिमिटेड हो जाता है, जैसे कि एक अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का हो सकता है या उससे कम हो सकता है। मान लो कम कैसे होगा, जैसे मान लो किसी का बिजनेस जो है इसी मंथ ओपन हुआ है, आज ओपन हुआ है, आज है 21 नवंबर, ठीक है।
अच्छा, अब मान लो इनका ईयर एंड होता है 31 मार्च, यानी अभी 2023 चल रहा है, 24 को इनका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होगा इस बार के लिए। तो इनका जो मतलब अकाउंटिंग ईयर है वो 12 मंथ से कम का हो रहा है, ठीक है। तो ये कितने दिन का हो जाएगा? अगर 21 को छोड़ो, इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हम इसको 21 की जगह फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि 5 मंथ्स का हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर जो है वो हम लोग का नॉर्मली 12 मंथ्स का ही होता है, लेकिन मान लो बिजनेस हम लोग कभी जो है ओपन करने का टाइम अगर हम लोग का इस तरीके का कुछ होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, तो वो हमारा 5 मंथ्स भी हो सकता है, यानी लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स के अंडर आ जाएगा। तो अगर कोई एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमें 12 मंथ्स या उससे कम टाइम का मिलेगा तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हुआ, और अगर हमें 12 मंथ से ज्यादा का मिलेगा तो हम लोग का कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस है ये एसेट एसेट परचेज करने के लिए बेसिकली होता है। एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए हम लोग जो एक्सपेंस करेंगे उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जबकि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इससे हमारा क्या होता है, ये हम लोग का यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस, ऐसे लिखो, एक्सपेंस्ड आउट, ठीक है, एक्सपेंस आउट। और ये हम लोग का कहां पर ट्रांसफर होता है, ये होता है ये लिखेंगे चार्ज टू पीएल, लिखो एक बार फिर बताते हैं, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये वाला हो जाएगा हम लोग का कहाँ अपीयर करेगा, अपीयर्ड एट बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक्सपेंस जो पे करते हैं ये इससे एक्सपेंस पे होता है, इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उससे एक्सपेंस पे होता है, इससे एसेट क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पीएल में चार्ज होता है। अच्छा, अब देखो और एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, ये जो है ये हमारी इनकम को इंक्रीज करता है, इनकम इंक्रीज, और ये हो जाएगा फेसिलिएट्स, ऐसे लिखो, रूटीन एक्सपेंसेस जो होता है बिजनेस का उसे पे करने के लिए काम आता है, ठीक है, उसे पे करने के लिए काम आता है। अब एग्जांपल देने से ही समझ में आएगा, जैसे देखो एग्जांपल में अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर कैपिटल में जैसे मान लो मशीन खरीद लिया, ठीक है, फैक्ट्री में मशीन खरीद लिया, अगर हम लोगों ने कोई बिल्डिंग खरीद लिया या कुछ फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, या फिर लैंड खरीद लिया, ठीक है, एसी खरीद लिया, ठीक है, ये सब क्या है, हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो मशीन खरीदा है जिसका बेनिफिट हमें 12 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा, और ये फिक्स्ड एसेट हो गया, और ये हम लोग बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, इससे हमारा इनकम इंक्रीज होगा। कैसे? देखो फिक्स्ड एसेट का मतलब ही होता है कि ऐसा एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ाएगा। हम लोगों ने मशीन क्यों खरीदा है, ताकि हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। बिल्डिंग क्यों खरीदा है, ताकि हम लोग बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर सके। फर्नीचर भी इसीलिए खरीदा है, बिजनेस रिलेटेड वर्क से ही खरीदा होगा, ठीक है। लैंड एसी इस तरीके का, तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है जो हमें 12 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देगा या फिक्स्ड एसेट नेचर का होगा, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे और इससे हमारा इनकम इंक्रीज हो पाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर से, मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए नहीं मिलेगा, ओनली फॉर वन अकाउंटिंग ईयर के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और ये हम लोग एक्सपेंस पे करने के लिए करते हैं, ये हम लोग पीएल वगैरह में चार्ज करते हैं। और ये क्या होता है, हमारे बिजनेस या रूटीन एक्सपेंसेस को पे करने का काम में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बोले तो एग्जांपल में आ जाएगा सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, रेंट दे रहे हैं, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, अच्छा, कुछ स्टॉक परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हम लोग का क्या है, ये सभी हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्यों? देखो सैलरी अगर हम लोग इस मंथ पे करें तो ऐसा थोड़ी ना कि नेक्स्ट मंथ नहीं पे करना पड़ेगा, तो
जो बेनिफिट है वो हमारा 12 मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस साल जो सैलरी पे की उससे इसी साल एम्प्लॉय लोगों को काम करवा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं करवा सकते, ठीक है। रेंट इस मंथ का हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी वही, स्टॉक परचेस करें, जैसे जैसे स्टॉक खत्म होते जा रहे हैं फिर से हमें खरीदना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तो मैंने एक थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से हम लोग जो है एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये इसको डिवाइड करने का रीजन क्या है, देखो डिवाइड करने का रीजन यही है कि अगर हम लोग जो एक्सपेंडिचर है इसको डिवाइड नहीं करेंगे, अगर जैसे मान लो हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा या फिर मान लो हम लोगों ने मशीन खरीदा, उसको डायरेक्टली पीएल में लिख दिया। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख का मशीन खरीदा, डायरेक्टली पीएल में लिख दिया, तो पीएल तो मतलब लॉस में दिखेगा, ठीक है। और वो कब प्रॉफिट में आएगा वो भी पता नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा लॉस दिखेगा क्योंकि हम लोग इतना बड़ा अमाउंट को चार्ज कर दे रहे हैं पीएल में। लेकिन मशीन का बेनिफिट तो हमें कोई एक ही अकाउंटिंग ईयर के लिए नहीं मिलेगा, जिस दिन हम लोग परचेस करेंगे इसका बेनिफिट हमें मिलता जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट जितने दिन मशीन का लाइफ रहेगा, 5 साल 10 साल, तो इसीलिए इसका जो डेप्रिसिएशन है वो हमें लिखना है पीएल में, ठीक है। लेकिन इसका पूरा का पूरा वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दिखाते जाना है, ठीक है। तो ये जो है अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है, तो हम लोग का प्रॉफिट गलत आएगा, ठीक है, प्रॉफिट गलत आएगा। यही मैचिंग कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना होता है कि कितना एक्सपेंसेस है और उससे कितना इनकम हो रहा है, दोनों हमारा मैचिंग होना चाहिए। अगर मशीन हमारा 10 लाख का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख का मशीन ये आज यूज कर रहे हैं, उसे थोड़ा थोड़ा करके यूज कर रहे हैं, तो उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमें एक्सपेंडिचर में लिखने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो मशीन का अमाउंट है वो पीएल में नहीं लिखते, वो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। खर्चा तो वो भी था तो पीएल में लिख सकते थे, लेकिन उसका पूरा बेनिफिट हम लोग उसी अकाउंटिंग ईयर में नहीं ले रहे। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने किसी इंप्लॉय को पूरे साल में 4 लाख सैलरी दिया है, तो उसका पूरा बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में मिला है। नेक्स्ट ईयर अगर उन्हें हम लोग पे करेंगे तभी जाकर वो हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन मशीन का ऐसा नहीं है, अभी खरीद लिया इसका बेनिफिट हमें मिलता जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि मशीन का लाइफ टाइम कितना है उसके ऊपर, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये हम लोग जो है बार बार नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा लैपटॉप या तुम लोग लैपटॉप मोबाइल जिससे भी क्लास करो, क्या तुम लोग रोज रोज मोबाइल खरीदोगे? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग इस तरीके के खर्चे कैसे करते हैं, ऑकेशनली करते हैं, ऐसे ऑकेशनली इस तरीके के खर्चे करते हैं। ये जो खर्चे है ये फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंट होगा। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये खर्चा हम लोग का फ्रीक्वेंटली होता जाता है, डे टू डे बेसिस का बोल सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग बोल सकते हैं डे टू डे बेसिस का खर्चा। जो खर्चा डे टू डे बेसिस का होता है उसे हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये करने का जरूरत क्या था वो भी हम बता देते हैं। नीड क्या था यहाँ पर लिखते हैं, नीड टू आइडेंटिफाई एक्सपेंसेस को क्यों इस तरीके से हम लोगों ने आइडेंटिफाई, यहाँ पर लिख देते हैं ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट जो मैंने तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स में दिखाया, ठीक है, एक एग्जांपल देके दिखाया था मैचिंग कंसेप्ट के लिए, जहां पर हमें एक्सपेंसेस के साथ क्या करना है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसके साथ हम लोग का कितना इनकम हो रहा है, ठीक है। ये लिखने का जरूरत नहीं है। ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट के लिए हमें जो है आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ताकि हम लोग एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के साथ जितना इनकम इंक्लूड हो रहा है उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए सही तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा हम लोग का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होता है, ठीक है। फिर रेवेन्यू भी बताएंगे, अब थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब दोनों में फर्क क्या है, या तो खुद से बना रहे हैं या फिर हम लोग फिक्स्ड एसेट को परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं इस पॉइंट को। देखो जैसे मान लो हम लोग को जरूरत है एक एसी का, ठीक है। एसी का कॉस्ट जो है वो है 40,000, ठीक है।
अब एसी परचेज तो कर लिया, अब एसी को हाथ में उठा के तो नहीं ला पाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया जो कि है सपोज 2000, ठीक है। और एसी को लेके आके उसका प्रोसेस होगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उसे यूज कर पाएंगे। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गया 2500, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एसी परचेज करने का कॉस्ट कितना हुआ, यानी कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सभी को ऐड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 42 और 4 मतलब 44,500 हो जाएगा टोटल। टोटल कॉस्ट एसी का इतना हो जाएगा। मतलब कोई भी एसेट परचेज करने के बाद उसे जब तक वो रेडी टू यूज नहीं होता है, ठीक है, रेडी टू यूज के पहले, ठीक है, बिफोर रेडी टू यूज एनी एक्सपेंसेस आर कैपिटल, ठीक है। देखो ये मैंने जब डेप्रिसिएशन करवाया तब भी बोला, जिन्होंने डेप्रिसिएशन किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया है यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट को जब रेडी टू यूज जब तक नहीं कर पा रहे तब तक उस पे जो भी खर्चा लग रहा है, देखो क्योंकि एसी को जब तक इंस्टॉल वगैरह नहीं कर लेंगे यूज नहीं कर पाएंगे। ये तो एक एग्जांपल था, ये किसी भी मतलब पॉइंट पे एप्लीकेबल हो सकता है, एसी का बात नहीं, कोई भी फिक्स्ड एसेट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जब तक उसे रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं ला पा रहे तब तक जितने खर्चे हम लोग किए जा रहे हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखो, ये सब पॉइंट से हम लोग आंसर दे पाएंगे, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। फिर सेकेंड यहाँ पर लिखेंगे कि इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, या फिर किसी तरह से जो भी एसेट है उसका करंट एग्जिस्टेंस ही चेंज हो जा रहा है, हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, बेनिफिट होना चाहिए, उस चेंज से हमें बेनिफिट होना चाहिए, यानी अर्निंग कैपेसिटी अगर हम लोग का जो है उससे बढ़ जा रहा है तो उसे भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सपोज एक मशीन है, ठीक है, ठीक है, एक मशीन है जिसमें प्रोडक्शन होता है, डे, देखो प्रोडक्शन होता है पर डे, सपोज पर डे 100 यूनिट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो पर डे 100 यूनिट होता है। अब हम लोग को एक बात पता चला कि अगर मशीन को हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं, ओ मतलब पुराना हो गया है मशीन, होता है ना, नया नया जो है टेक्नोलॉजी आते रहता है मार्केट में, तो मान लो इस मशीन को अगर हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, हमें पता चला कि हम लोग इसे अगर मॉडिफाई कर लेते हैं तो हम लोग का प्रोडक्शन पर डे हो जाएगा 150 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम लोग का प्रोडक्शन 100 से 150 यूनिट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। जहां पर हम लोग 100 यूनिट बना पा रहे थे डेली, उसी मशीन पे अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं तो 150 यूनिट बनाएंगे, तो सेल हम लोग का बढ़ जाएगा 50 यूनिट से, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन करवाने का तो एक एक्सपेंस होगा, मान लो इस मॉडिफिकेशन करवाने का एक्सपेंस है 5000 रुपीज, ठीक है। तो अगर हम लोग ये 5000 रुपीज का एक्सपेंस करवाते हैं, इससे हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है, तो ये जो खर्चा हुआ इसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा। तो ये जो पॉइंट्स है ना उसे समझना है हम लोग को, तब हम लोग सही आंसर दे पाएंगे। जैसे एसिड को रेडी टू यूज के पहले जितने भी खर्चे होंगे सारे के सारे खर्चे जो है वो हम लोग का कैपिटल नेचर का माना जाएगा। और अगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसका रीजन देखो ना, ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सबसे पहला बात है कि हमारा इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये एक्सपेंसेस अगर हम लोग ऑकेशनली कर रहे हैं, ये देखो इससे हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है। और ये जो है फिक्स्ड एसेट एक्वर कर रहे हैं, अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट एक्वर कर रहे हैं तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से एलाबोरेट किया है ताकि हम लोग क्वेश्चन के साथ पॉइंट को मैचअप करके आराम से आंसर दे पाए, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इस एसेट में हम लोगों ने कोई रिपेयर करवाया, ठीक है, ये तो मैंने मॉडिफिकेशन बोल दिया, जिससे हमारा जो है मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है। अब मान लो मशीन को हम लोगों ने रिपेयर करवाया, मशीन है खराब हो ही सकता है, अगर हम लोगों ने रिपेयर करवाया, रिपेयर मान लो करवाया 500 रुपीज का, ठीक है, तो ये रिपेयर का खर्चा जो है ये हम लोग का रेवेन्यू होगा, ठीक है, ये रिपेयर का खर्चा हम लोग का रेवेन्यू होगा।
क्यों रेवेन्यू होगा? क्योंकि रिपेयर करवाने से अगर हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी मानेंगे ना कि अगर एक्सपेंडिचर करने पे उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए मिले, या फिर वो फिक्स एसेट को क्रिएट करे या उसके एग्जिस्टेंस को चेंज कर पाए। हम लोगों ने ये रिपेयर करवाया क्योंकि वो खराब हो गया था, रिपेयर करने के बाद एज इट इज ही रहेगा, मतलब रिपेयर करवा दिया तो वो एज इट इज है, उसमें कोई इंक्रीमेंट तो आया नहीं है या फिर एफिशिएंसी बढ़ गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। जब तक उसका एग्जिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो उस तरीके का अगर कोई खर्चा होता है तो उसे हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा कुछ रिपेयर हुआ, ठीक है, जिससे हम लोग का एग्जिस्टेंस ही चेंज हो गया, या फिर रिपेयर करवाने के बाद अगर हम लोग का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है तो हम लोग उसे बोलेंगे कि ये हम लोग का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो ना क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है पढ़ के हमें समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें जो है आंसर देना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और एक पॉइंट लिखते हैं, रिडक्शन इन वर्किंग एक्सपेंस, ठीक है। अगर हम लोग का डे टू डे का वर्किंग एक्सपेंस हम लोग कम कर पा रहे हैं, ऐसा एक्सपेंसेस को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे मान लो पहले 4 लोग मिलके जो काम करते थे, ठीक है, 4 लोग मिलके काम कर रहे थे और इन 4 लोगों को सैलरी देना पड़ रहा था सपोज 50,000 पर मंथ करके, पर मंथ ईच पर्सन, ठीक है, ईच पर्सन। अब हम लोगों ने क्या किया, इनके बदले एक जो है मशीन खरीद लिया, ठीक है, कि इनको रिप्लेस करके हम लोगों ने एक मशीन खरीद लिया। उस मशीन को खरीदने के लिए अब इन वर्कर को हमें 50,000 करके पर मंथ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और मशीन खरीद लिया, मान लो हम लोगों ने कितने का मशीन खरीद लिया, मान लो हम लोगों ने 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख रुपीज का मशीन खरीद लिया। अब इन चारों का काम ये मशीन कर सकती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम लोग का डे टू डे का जो एक्सपेंसेस था सैलरी पे करने का, वर्किंग एक्सपेंस या फिर इसे बोल सकते हो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वर्किंग एक्सपेंसेस अगर हम लोग का कम हो जाता है, सॉरी वर्किंग कैपिटल, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, वर्किंग एक्सपेंसेस का मतलब है डे टू डे का एक्सपेंसेस। अगर हम लोग ऐसा कोई एक्सपेंस कर रहे हैं जिससे हमारा डे टू डे का एक्सपेंस कम हो जा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम लोगों ने इन 4 पर्सन के बदले ये मशीन ले लिया 1 लाख रुपीज का, तो इससे क्या हुआ, पर मंथ 50,000 करके 4 लोगों को देना पड़ रहा था, ठीक है, 50,000 इंटू 4, तो ये कितना हो जा रहा था, 2 लाख। 2 लाख का खर्चा पर मंथ हो रहा था, उसकी जगह हम लोगों ने वन टाइम 1 लाख का खर्चा किया और ये पैसा बचा लिया। तो अगर ऐसा होता है तो वो भी हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों होगा, इस पॉइंट से फिर से रिलेट करो, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स के लिए मिलेगा, क्योंकि जितना दिन वो मशीन यूज करेंगे हमें वो बेनिफिट मिलता जाएगा। फिक्स्ड एसेट खरीद लिया हम लोगों ने, बैलेंस शीट में भी दिखा सकते हैं, इनकम भी इंक्रीज होगा क्योंकि एक्सपेंस कम हुआ। कहाँ 2 लाख पर मंथ का खर्चा हो रहा था, वहां पर 1 लाख का हम लोगों ने मशीन खरीद लिया, एक्सपेंस बचा लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जो डे टू डे का है, या फिर इस तरीके का, देखो ना, सैलरी दे रहे हैं, डे टू डे के बिजनेस नीड को पूरा करने के लिए जो भी एक्सपेंस होता है उसे हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से समरी लिख पाया जिससे हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उसके आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट दिखा देते हैं, तुम लोग इसको थोड़ा सा रीड करोगे, देखो जैसे अपने आप में, जैसे देखो यहाँ पर बोला है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो हमें आइडेंटिफाई जब करना है कि एक्सपेंडिचर जो हुआ वो कैपिटल है कि रेवेन्यू, वो बिजनेस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि जो फर्नीचर, देखो मैंने यहाँ पर जब एग्जांपल लिया ना, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिया मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ठीक है। ये मैंने बोला कि ये फिक्स्ड एसेट है, लेकिन अगर कोई मशीन सेल करता है, ठीक है, तो उसके लिए वो स्टॉक हो जाएगा। अगर कोई बिल्डिंग सेल करता है तो उसके लिए वो स्टॉक हो जाएगा। अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो उसके लिए वो एसेट क्या, एसेट नहीं होगा, उसके लिए वो स्टॉक हो जाएगा। अगर कोई लैंड जो है सेल परचेज का काम करता है तो उसके लिए वो उसका स्टॉक हो जाएगा, ठीक है।
अभी जैसे मेरे पास मेरा लैपटॉप मेरा एसेट है, लेकिन जिससे मैंने लैपटॉप खरीदा है उसके लिए वो लैपटॉप एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेचने के लिए ही रखा था अपने स्टोर में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वही पॉइंट बोला है कि बिजनेस का नेचर भी देखो। अगर हमें बिजनेस का नाम दे दिया है कि हाँ ये बिजनेस है, अगर किस कोई फर्नीचर डीलर है तो उसके लिए फर्नीचर कभी भी फिक्स्ड एसेट नहीं हो सकता है। उसी पॉइंट को यहाँ पर बोला है, ठीक है। फिर बोल रहा है रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस का जो सॉरी एक्सपेंडिचर का जो नेचर है वो क्या रेकरिंग है, मतलब रीऑकरिंग, क्या ये बार बार ऑकर्ड हो रहा है? अगर बार बार हो रहा है तो वो रेवेन्यू है, और अगर एक ही बार हो रहा है मतलब उतना जो है फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है, ओकेशनली हो रहा है, जो पॉइंट मैंने लिखवाया भी है। तो अगर ऑकेशनली हो रहा है तो कैपिटल, और अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो रेकरिंग है कि नहीं है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम लोग का एक्सपेंसेस एक कैपिटल होगा कि रेवेन्यू। अच्छा, नेक्स्ट देखो, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का पर्पस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि देखो, एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीन में बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द एसेट, सच एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर। जैसे मैंने ये वाला बोला, देखो अगर नॉर्मली बिजनेस में कोई मशीन वगैरह यूज हो रहा है तो वो खराब हो सकता है ना, तो उसको रिपेयर करवाना पड़ सकता है, तो ये जो रिपेयर का खर्चा है तो नॉर्मली ये रेवेन्यू ही होगा। लेकिन उसके बाद क्या बोला है, ऑन द अदर हैंड expenditure incurred for major repairs of the asset so as to increase its productive capacity is capital nature। लेकिन हम लोगों ने ऐसा एक्सपेंस रिपेयर करवा दिया कि एसेट का जो कंडीशन था वही चेंज हो गया और उसका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गया। अगर ऐसा हम लोगों ने रिपेयर करवा दिया है तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रिपेयर करवाने के बाद पूरा नया हो गया, मतलब उसका जो एग्जिस्टिंग कंडीशन था उससे चेंज हो गया। चेंज मतलब क्या? बेनिफिट मिल रहा है एक्स्ट्रा। तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस हम लोग का एक्सपेंडिचर जो है हम लोग का कैपिटल हो जाएगा। मतलब रिपेयर्स का मतलब ही रेवेन्यू और रिपेयर्स का मतलब जो है कैपिटल, ऐसा बात नहीं है। रिपेयर्स रेवेन्यू भी हो सकता है, रिपेयर्स कैपिटल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से ये पॉइंट्स कुछ कंफ्यूजन वाले होते हैं कि रिपेयर्स का मतलब ही हमें लगता है कि रेवेन्यू होना चाहिए, रिपेयर्स का मतलब कभी कभी लगता है कैपिटल होना चाहिए। नहीं, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि रिपेयर्स किस पर्पस से करवाया गया है। अगर रिपेयर्स नॉर्मल पर्पस से करवाए कि थोड़ा बहुत खराबी हो गया उसको ठीक कर लिया ताकि जैसे चल रहा था काम वैसे चले, तो वो होता है रेवेन्यू। लेकिन ऐसा कुछ रिपेयर्स करवा दिया ताकि जो है जो कैपेसिटी था वो इंक्रीज हो गया, या फिर जो प्रोडक्टिविटी था वो इंक्रीज हो गया, जो इनकम था वो इंक्रीज हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिपेयर्स होने के बाद भी वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जेनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये क्या बोला है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जेनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, द एक्सपेंसेस व्हिच हेल्प टू जनरेट इनकम। ऐसा एक्सपेंस कर रहा है जिससे इनकम जनरेट हो रहा है। Revenue in the current period are revenue in nature and should be matched against the revenue earned in the current period. On the other hand, if expenditure helps to generate revenue over more than one accounting period, it is generally called capital expenditure। समझाते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने ऐसा कोई एक्सपेंस किया है जिससे हमारा इनकम जनरेट होगा, ठीक है, तो अगर वो इनकम का बेनिफिट हमें एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिल रहा है तो भले ही वो इनकम जनरेट किया है हमारा, लेकिन वो रेवेन्यू होगा। बात समझो, फिर से हम बोल रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक तरीके का एक्सपेंस किया, ठीक है। अब उससे हमारा इनकम जनरेट हुआ, हम लोगों ने जो एक्सपेंस किया उससे हम लोग का इनकम जो है जनरेट हुआ। तो अभी मैंने बोला था इनकम जनरेट होने पे उसे कैपिटल मान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट भी बोला है कि उसका इफेक्ट कितना है वो भी देखना है। अगर ये इनकम जनरेट हमारा मोर देन 12 मंथ्स के लिए है तो फिर उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, लेकिन अगर लेस देन 12 मंथ्स के लिए है तो हमें उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलना चाहिए। मतलब जस्ट एक एक पॉइंट पढ़ के हम लोग आंसर नहीं दे सकते, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसे पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू है कि मतलब कैपिटल है, वो पूरा जब तक नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो वही बोला है, ऑन द अदर हैंड इफ एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन अगर इनकम, यहाँ रेवेन्यू का मतलब इनकम या सेल, अगर ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए जनरेट करने में केपेबल है ये एक्सपेंस, तो फिर इसे कैपिटल में, ठीक है। तो रेवेन्यू, फिर यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, इनकम जनरेट करने से ही कैपिटल होगा ऐसा बात नहीं है।
क्या वो सिर्फ एक ही साल के लिए इनकम जनरेट कर पा रहा है तो फिर वो रेवेन्यू ही रहेगा। लेकिन अगर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए इनकम जनरेट करने के लिए केपेबल है, ऐसा एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखो, व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर्स ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज डन, it has to be charged to profit and loss account if the expected future benefit from fixed asset do not change, and it will be included in the book value of the asset where the expected future benefit from asset increases। क्या बोल रहा है देखो, जब कोई एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं ऑन इम्प्रूवमेंट एंड रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डन, मतलब हम लोगों ने ऐसा कोई एक्सपेंस किया था उससे हम लोग का फिक्स्ड एसेट रिपेयर भी हुआ, इम्प्रूवमेंट भी हुआ, रिपेयर भी हुआ, इम्प्रूवमेंट भी हुआ, इट हैज टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा अगर इफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम फिक्स्ड एसेट डू नॉट चेंज, मतलब इम्प्रूवमेंट भी कर दिया, रिपेयर भी कर दिया, बट फ्यूचर में इनकम बेनिफिट में कोई चेंजेस नहीं आया, जैसा था वैसा ही चल रहा है, तो पीएल में चार्ज करो। एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है, और उसे हम लोग एसेट के बुक वैल्यू में ऐड कर देंगे, मतलब फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट को बढ़ा देंगे। क्यों? नॉर्मल सा बात है, 40,000 का एसी खरीदा, अब मान लो एसी खराब हो गया, ठीक है, तो उसपे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो एक्सपेंस करने के बाद हम लोग का एसी एज इट इज चल रहा है, मतलब जो बंद हो गया था, खराब हो गया था, वो चल रहा है, तो फिर बोल रहा है वो 2000 का जो एक्सपेंस किया उसे पीएल में चार्ज कर दो, ये बात बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट वेयर द एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम एसेट्स इंक्रीज। लेकिन अगर हम लोगों ने एसी में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन किया या फिर ऐसा कुछ रिपेयर्स करवा दिया कि पहले से उसका कंडीशन बेटर हो गया, तो बोल रहा है कि उसको एसेट के कॉस्ट में ऐड कर दो, मतलब एसेट अभी हम लोग का 42,000 का हो जाएगा। ये बात क्लियरली समझना चाहिए, अगर रिपेयर्स करने से एग्जिस्टिंग कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है तो वो हम लोग का पीएल में जाएगा, और अगर चेंजेस है तो वो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एसेट के वैल्यू में ऐड होना चाहिए, ठीक है, एसेट के वैल्यू में वो ऐड हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है। तो एक क्या होता है कि बिजनेस में जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसके अमाउंट से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कैपिटल है, कितना रेवेन्यू है। ये देखो क्या बोला है, रिलेटिव proportion of the amount involves in another important consideration is distinct revenue and capital expenditure, ठीक है। बोल रहा है कि कितने अमाउंट का खर्चा कर रहे हैं उससे भी हमें पता चलता है कि जो खर्चा किए हैं वो हम लोग का कैपिटल है कि रेवेन्यू। मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट मतलब कितना ज्यादा है, मतलब अगर ह्यूज अमाउंट हो रहा है ना तो वो कैपिटल होता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट करके हम लोग कोई चीजों को मतलब एक साल के लिए तो उस पर कुछ ह्यूज खर्चा नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा खर्चा इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर हम लोग का स्मॉल अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है तो वो हम लोग का रेवेन्यू है। अब स्मॉल और कैपिटल ये भी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, ठीक है। अगर किसी बिजनेसमैन का इनकम जो है ईयरली मान लो किसी का 1 करोड़ है तो उसके लिए ह्यूज अमाउंट और स्मॉल अमाउंट का डेफिनेशन अलग होगा। अब मान लो किसी का बिजनेस इनकम जो है ईयरली 15 लाख है तो उसके लिए ह्यूज अमाउंट और स्मॉल अमाउंट का डेफिनेशन अलग होगा, तो सबका अपना अपना डेफिनेशन होगा अपने इनकम के हिसाब से। तो वही बोला है मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, जो अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है उसका मेटेरियलिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर देखना है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस है ये हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट देखेंगे। तो पॉइंट एक बार हम गो थ्रू करवाते ताकि तुम लोग सही आंसर दे पाओ। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, जहां पर हम पहले एक्सपेंडिचर डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारे पॉकेट से जब कोई कैश आउटफ्लो होता है तो हम लोग उसे एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। अब इसे हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि हम लोग का अकाउंट पहला बात है कि मैचिंग कंसेप्ट से चलता है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर हम लोग फिक्स एसेट को पीएल में लिख देंगे, ठीक है, और सैलरी को बैलेंस शीट में लिख देंगे तब तो गलत हो जाएगा। हमें अगर सही अपना फाइनेंशियल पोजीशन ड्रॉ करना है, ठीक है, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो हमें ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, जो एक्सपेंडिचर करके हमें बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा वो कैपिटल, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 12 मंथ्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिसका बेनिफिट हमें लेस देन 12 मंथ्स के लिए मिलेगा।
कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पे फिक्स्ड एसेट मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है एक्सपेंस पे आउट कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट में आता है, ये हम लोग का पीएल में आता है। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारे इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और ये हमारे इनकम को पे करने के लिए, डे टू डे का एक्सपेंस या रूटीन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए काम में आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ओकेशनली होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रीक्वेंटली होता है। अब देखो ना, क्या हम लोग रोज रोज लैपटॉप खरीदते हैं, रोज रोज फर्नीचर खरीदते हैं, रोज रोज बिल्डिंग खरीदते हैं? नहीं, कोई नहीं खरीदता है, चाहे किसी का इनकम कितना भी हो। ऐसा थोड़ी है कि रोज रोज मतलब घर बदल लेगा, घर खरीद लेगा, ऐसा नहीं होता है। या रोज लैपटॉप खरीद लेगा, रोज मोबाइल खरीद लेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे जो खर्चे ओकेशनली होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट क्रिएट करते हैं, वो सब कैपिटल नेचर के, और जो फ्रीक्वेंटली होते हैं, रूटीन एक्सपेंसेस हैं, जो पीएल में चार्ज होते हैं, इस तरीके के खर्चे को हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे। ये तो इन जनरल था। उसके बाद हम लोगों ने ये कुछ पॉइंट से भी डिस्कस किया कि अगर हम लोग कोई फिक्स एसेट वगैरह परचेस कर रहे हैं, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो रहा है, तब तक जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल नेचर का ही माना जाएगा, और वो एसेट के प्राइस के साथ ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग कुछ रिपेयर्स करें जिससे हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, मतलब सीधा बात है एग्जिस्टिंग एसेट का कंडीशन चेंज हो रहा है और उससे में बेनिफिट मिल रहा है, तो वो रिपेयर्स हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर ऐसा रिपेयर्स कर रहे हैं जिससे मशीन जैसा था वैसा चलना फिर से शुरू कर दिया, बट कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा, ठीक है। और अगर हम लोग अपने वर्किंग एक्सपेंसेस को कम कर पा रहे हैं किसी तरीके का खर्चा करके, तो उसे हम लोग उस खर्चे को कैपिटल नेचर का खर्चा बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कंप्यूटर आ जाने से जो है मैनुअल वर्क बहुत सारा कम हो गया, तो मैनुअल वर्क का जो भी एक्सपेंसेस होता था वो अगर कोई कंप्यूटर खरीद रहा है उससे कम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैसा ही एग्जांपल दिया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ पॉइंट देखा जो कि याद रखना जरूरी है, कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिजनेस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि फिक्स्ड एसेट मतलब फर्नीचर देखा तो फिक्स्ड एसेट, ऐसा बात नहीं है। देख लो क्या फर्नीचर डीलर है, अगर फर्नीचर डीलर है तो वो फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, करेंट एसेट हो जाएगा। बिजनेस रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब कितने बार वो ऑकर हो रहा है, क्या वो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो वो हम लोग का रेवेन्यू होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और अगर ऑकेशनली हो रहा है तो वो कैपिटल होगा। फिर देखना है कि पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, एक्सपेंस करने का रीजन क्या है। अगर एक्सपेंस करके हम लोग का बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग का कैपिटल नेचर का होगा, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए। और अगर सिर्फ वन अकाउंटिंग ईयर के लिए हो रहा है तो वो रेवेन्यू होगा। और उसके बाद हम लोगों ने इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस वो भी देखा, और मेटेरियलिटी ऑफ द अकाउंटिंग फॉल। अब देखो, देखते हैं तुम लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन इलास्ट्रेशन वन, यहाँ पर क्या बोला है, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग को बोलना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो बोला है ओवरऑल एक्सपेंसेस, ओवरऑल का मतलब होता है मेजर एक्सपेंस, हम इतना बोल सकते हैं मेजर, ठीक है, मतलब जो है काफी ह्यूज अमाउंट बोल सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, किसी ने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा होगा, ठीक है, जिससे जिसपे उसने ओवरऑल एक्सपेंसेस किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है, किसी ने भी खरीदा हो सेकेंड हैंड मशीन, लेकिन उसने तो पहले बार ही खरीदा है ना। अगर सेकेंड हैंड खरीदो, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, जो भी है, अगर मैंने ही आज एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है, मेरे लिए तो वो फर्स्ट टाइम ही परचेज है, ठीक है। तो मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है मान लो, ठीक है, और उस पे मैंने एक मेजर एक्सपेंस करवाया ताकि उसे हम यूज कर पाए। अब सेकेंड हैंड चीज है तो कुछ तो डिफेक्ट होगा, तो उससे थोड़ा बहुत रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत नहीं, ओवरऑल एक्सपेंसेस करवाए, मतलब जो मेजर एक्सपेंसेस बोल सकते हो या फिर सिग्निफिकेंट एक्सपेंस बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट। और बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं, इस लैंग्वेज का मतलब है ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो तुम लोग मुझे बताओ ये ट्रू होगा कि फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स होगा, करेक्ट, ये फॉल्स होगा, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि मैंने अभी भी बोला, देखो ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये इसका बेनिफिट, ये ओवरऑल जो लैंग्वेज है इसका मतलब ही है कि इसका बेनिफिट हमें 12 मंथ से ज्यादा के लिए मिलेगा। तो इलास्ट्रेशन 1 का यहाँ पर लिखते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 1 का पहला जो आंसर है वो हम लोग का हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 देखो, बोल रहा है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोल रहा है हम लोगों ने ऐसा कुछ मनी स्पेंड किया है
उससे हम लोग का वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस हो गया। वर्किंग एक्सपेंस का मतलब डे टू डे का जो बिजनेस चलाने का एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो गया। क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तुम लोग बताओ कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कि कैपिटल होगा? मतलब ये बोलो पहले, ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, करेक्ट। क्योंकि देखो हम लोगों ने एक्सपेंस जो किया है उससे हम लोग का वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो जा रहा है। जैसे मान लो रेंट का बिल्डिंग था तो उसका रेंट का डे टू डे का एक एक्सपेंस था, मतलब मंथली एक्सपेंस था। अब अगर किसी ने वो स्पेस ही परचेस कर लिया एट ए टाइम एक्सपेंस करके, तो उसका डे टू डे का जो मंथली एक्सपेंस था वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, ये हम लोग का क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, ये रेवेन्यू नहीं हो सकता। नेक्स्ट बोल रहा है देखो, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ ये क्या होगा? बोलो। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कभी भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हो, ऐसे ही थोड़ी ना कर लोगे। प्रॉपर्टी का प्रॉपर पेपर भी तो होता है ना। अब वो सब पेपर देखते हैं, फिर लीगल जो है जो भी फॉर्मेलिटीज होता है वो फॉलो करना पड़ता है। जैसे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाना पड़ता है, ठीक है, म्यूटेशन वगैरह बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जाएंगे तो उस पर एक लीगल एक्सपेंसेस जरूर होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे मार्केट में जाके अगर वेजिटेबल्स खरीदते वैसे थोड़ी ना हम लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी खरीदना है ऑथेंटिक, मतलब ऑथेंटिक वे में खरीदना है, तो फिर तो हमें लीगल तरीके से ही जाना पड़ेगा। पहले प्रॉपर्टी को देखेंगे किसका नाम है, फिर वहां पर खुद का नाम ट्रांसफर होगा। तो ये सब के लिए जो है लॉ फॉलो होता है, तो लीगल फीस पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी एक्वायर करने के पहले लीगल फीस पे कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तुम लोग को बताना है ये बात सही है कि गलत। ठीक है, अब तुम लोग सोचना स्टार्ट करो कि अगर हम लोग क्या खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? फिक्स्ड एसेट होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं? ताकि हम लोग बिजनेस अच्छे से चला सके, तो इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, वो भी मोर देन 12 मंथ्स के लिए मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना आज प्रॉपर्टी खरीदे कल बेच देंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब ये बार बार थोड़ी ना खरीदेंगे, ओकेशनली खरीदेंगे, फ्रीक्वेंटली थोड़ी ना खरीदेंगे। अब ये सब परचेस करने के लिए लीगल फीस हो रहा है। अब मान लो प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ का है, उसके रिगार्डिंग हम लोग का मान लो 5 लाख का जो है लीगल फीस, लीगल जितने भी फॉर्मेलिटीज थे उस पे 5 लाख का खर्चा हो गया। तो अब प्रॉपर्टी हम लोग का बन जाएगा 1 करोड़ 5 लाख का। जैसे मैंने एसी वाला एग्जाम्पल दिया था, यहाँ लीगल एक्सपेंस बोला है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था ट्रांसपोर्टेशन का, इंस्टॉलेशन का, यहाँ है लीगल फीस का। तो मैंने तो बहुत सारा पॉइंट बोला। अब तुम लोग मुझे बताओ क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? क्योंकि मैंने ये पॉइंट क्या बोला था, मैंने बोला जो भी अभी बोला है ना वो ध्यान में रखोगे तो सारा आंसर दे पाओगे। मैंने बोला कि पुट टू यूज के पहले या फिर एसेट का रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल होगा। तो अभी तक प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए हम लोग ये खर्चा कर रहे हैं। ये देखो, एक्विजिशन या एक्वायर करना, फिक्स्ड एसेट या फिर कंस्ट्रक्शन करना, उसको एक्वायर करने से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, अब मुझे ये बोलो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा, तो ये सही दिया हुआ है। 4th नंबर देखो, अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फीस। ठीक है, क्या खर्चा कर रहे हैं? लॉयर को पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं देखते हैं। टू बी डिपेंड ए सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिव्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम समझाते हैं इस लाइन का मतलब। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि किसी का जो है फैक्ट्री किसी एक साइट में है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कोई एक पर्सन, जैसे मान लो ये मिस्टर ए है। ठीक है, ये मिस्टर ए है, इनका यहाँ पर फैक्ट्री है। ठीक है, इस जगह पे इनका फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री लगा हुआ है इनका। ठीक है, ये फैक्ट्री लगा हुआ है इनका। अब क्या हो रहा है कि कोई दूसरा पर्सन मिस्टर बी आके बोल रहा है ये जमीन तो मेरा है। ठीक है, ये जो जमीन है, ये जहां पर तुमने ये फैक्ट्री बना रखा है ये मेरा है। ये कौन बोल रहा है? मिस्टर बी बोल रहा है। तो जो ये क्लेम कर रहा है उसको बोला जाता है लॉ के लैंग्वेज में प्लेंटिव्स। ठीक है, यहाँ पर लिख,
ठीक है। और ये कौन हो जाएंगे, इनको अपना बचाव करना पड़ेगा। अगर कोई लीगली कुछ बोल रहा है और हमारे ऊपर केस शू कर दिया तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, हमें फर्क लेना पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं नहीं मेरा ही है, ऐसे कैसे बोलने से चलेगा। अगर उसने केस कर दिया है, देखो क्लेम करके केस शू कर दिया है, तो फिर हमें मतलब कोर्ट में जाके इसका फैसला जो है लेना पड़ेगा। तो ये पार्टी जो क्लेम कर रही है उसे बोला जाता है प्लेंटिफ। ठीक है, और ये जिसके ऊपर हो रहा है, जो अपने आप को डिफेंड करना चाहेगा कि नहीं ये मेरा ही जगह है, ये गलत बोल रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया डिफेंडेंट, ये हो गया प्लेंटिफ। अब क्या बोल रहा है, इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने क्लेम कर दिया, इन्होंने एक लॉयर ले लिया। ठीक है, मान लो मिस्टर जेड। ठीक है, ये कौन है, ये लॉयर है। ठीक है, इन्होंने अपना लॉयर ले लिया और ये क्या कर रहे हैं, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ठीक है, अब लॉयर तो ऐसे ही काम नहीं करेगा, इसको क्या देना पड़ेगा, इसका फी देना पड़ेगा। तो मिस्टर ए लॉयर को जो फी दे रहे हैं, मतलब मिस्टर वाई को, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ ये सही होगा कि गलत होगा। पहला बात है, तुम लोग को ध्यान में पॉइंट रखना चाहिए, ये एक्सपेंडिचर करके हमारा क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अगर हमारा बेनिफिट कैपिटल नेचर का है तो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और अगर रेवेन्यू नेचर का है तो ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वैसे मार्क कर देंगे। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन जो है ज्यादा आता है। ठीक है, तो मुझे बोलो, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो फिर भी तुम लोग बोल पाओगे। मुझे बोलो कि ये कैपिटल होगा कि रेवेन्यू। कैपिटल। मतलब बोल रहे हो ट्रू है। अच्छा, कैपिटल होने का कंडीशन ये होता है कि जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये केस लड़ेंगे तो इससे हमारा बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होगा कि नहीं, पहला बात, तभी वो कैपिटल होगा। दूसरा, हम लोग ये खर्चा ऑकेशनली करेंगे कि फ्रीक्वेंटली करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इससे हम लोग का कुछ इनकम इंक्रीज होगा कि नहीं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा कि नहीं, या फिर ये खर्चा करने के बाद हमारा जो है कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस हाँ जो इन्होंने क्लेम किया था वो क्लेम हट जाएगा अगर हम लोग केस जीत जाते हैं तो। ठीक है, कौन सा कंडीशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही ना कैपिटल है या रेवेन्यू है वो डिसाइड करें। लॉयर का फीस क्या यहाँ पर कैपिटल होगा, कैपिटल तब होगा अगर हम लोग इस जो है फैक्ट्री या लैंड को एक्वायर करने के लिए केस लड़ रहे थे। नहीं, ये तो हमारा पहले से ही था, कोई दूसरा आके बोल रहा है कि ये मेरा जमीन है। ठीक है, ये जहां फैक्ट्री कर रखे हो ये आपका नहीं है, ये मेरा है, ऐसा क्लेम कर रहा है। ये केस लड़ रहे हैं अपने लॉयर के साथ। ठीक है, लॉयर के साथ कोर्ट में इनके साथ केस लड़ रहे हैं, और अगर ये जीत जाते हैं तो इनके लिए क्या होगा, प्रूव हो जाएगा कि नहीं भाई ये मेरा ही है। तो इससे लॉयर को जो फीस दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि लॉयर को जो फीस दे रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ये कैपिटल है कि रेवेन्यू। तो पहला बात देखो, सबसे पहले ये देखो, क्या हम लोग ये एसेट परचेस कर रहे हैं, एसेट परचेस करेंगे तभी ना वो कैपिटल होगा, ये सोच के बताओ। बोलो, क्या हम लोग एसेट परचेस कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग एसेट का जो है हम लोग के ऊपर जो केस आया है उसे सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ये क्या होगा फिर, बोलो कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होगा ना, फिर रेवेन्यू होगा। क्यों रेवेन्यू होगा उसको समझना भी तो पड़ेगा। देखो, ये तुम लोग को जरूर लगेगा कैपिटल, इसलिए मैंने बोला पॉइंट टू बी नोटेड है। ये जो भी कंफ्यूजन वाला होगा ना उस पर हम स्टार लगा देंगे। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी मेरा फिक्स्ड एसेट मेरा ही था, कोई दूसरा आके बोल रहा है नहीं भाई ये फिक्स्ड एसेट मेरा है। अब ऐसा कोई बोल रहा है लीगली कुछ, मतलब मेरे साथ केस करना चाह रहा है। ठीक है, मेरे ऊपर केस शुरू किया है तो मुझे तो वो लीगली सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके लिए लॉयर को जो भी फीस वगैरह देते जा रहे हैं, जैसे केस जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें मेरा कोई बेनिफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, ना तो लॉस है ना तो प्रॉफिट है, मेरा चीज मेरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा, लॉयर को जो फीस दे रहा है। तो ये 4th नंबर का हम लोग का हो गया फॉल्स। अच्छा, 5th नंबर देखो, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। ओर्न आउट मतलब होता है
जो खराब हो गया है, ठीक है, जो खराब हो गया है मशीन का जो पार्ट्स, उसे रिप्लेसमेंट किया है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा, ये हमें बताना है। हम लोगों ने रिप्लेस किया है, ठीक है, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखो, हम जो सर्कल कर रहे हैं ना उसी पे हमें बेस करके आंसर देना है। एक मशीन का कुछ पार्ट्स खराब हो गया था, उस खराब मतलब बोर्न आउट का मतलब खराब हो गया था, उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग का मोबाइल तुम लोग के लिए एसेट है, मोबाइल का मान लो स्क्रीन खराब हो गया है, ठीक है, उसको तुम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बोलो कैपिटल होगा कि रेवेन्यू, मतलब ये तो कैपिटल लिखा है तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा मैम, और एक बार बोलो। ट्रू होगा। ट्रू होगा। अच्छा देखो, अगर मान लो मोबाइल का स्क्रीन खराब हो गया, स्क्रीन को चेंज करवा लिए, क्या इससे कुछ हमें बेनिफिट मिला, क्या हमारा कुछ बेनिफिट हुआ, या फिर मोबाइल जैसा था वैसा हो जाएगा, खराब हो गया था जैसा था वैसा हो जाएगा? सोचो एक बार, उसी पे बेस्ड है, सोच के बताओ। मशीन जैसा था वैसा ही है, जो पार्ट्स खराब हो गया उसको चेंज करके नया पार्ट्स लगा दिए, क्या एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज हो रहा है? इसीलिए देखो ये 3 पॉइंट मेन है, अगर ये 3 पॉइंट तुम लोग हर जगह पे अप्लाई करोगे तो आराम से आंसर दे पाओगे। क्या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, क्या हम लोग फिक्स्ड एसेट एक्वायर कर रहे हैं, क्या हम लोग वर्किंग एक्सपेंस कम कर रहे हैं, अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो जाएगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अगर नहीं होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जैसे मशीन का पार्ट्स बदल दिया, ठीक है, तो उससे हम लोग का वर्किंग एक्सपेंस भी कम नहीं हुआ, ना तो उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा, ना तो हम लोगों ने कोई फिक्स्ड एसेट लिया, तो ये क्या होगा बोलो फिर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू होगा, बोलो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू होगा ना, ठीक है, थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो 5th नंबर का हम लोग का क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। तुम लोग इस 3 पॉइंट पे ही ध्यान दो तो ही आंसर कर पाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो सकता है लेकिन आंसर देते जाओ। फिर बोल रहा है एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है, कुछ एक्सपेंस हुआ है, इनकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड वाइट वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या बोल रहा है, फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, व्हाइट वॉश करवा रहे हैं और रिपेयर करवा रहे हैं, उसके लिए खर्चा कर रहे हैं। क्या रिपेयर करवा रहे हैं और क्या व्हाइट वॉश करवा रहे हैं? एक बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग है जिसको हम लोगों ने परचेस किया है। सोचो एक ओल्ड बिल्डिंग है जो तुम लोग परचेस कर रहे हो, फिर उसको बेटर कंडीशन में लाने के लिए या यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए उसमें कुछ रिपेयर्स करवा रहे हो और व्हाइट वॉश करवा रहे हो। बोल रहा है इससे जो भी एक्सपेंसेस हुआ, क्या ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? यहाँ तो बोला है रेवेन्यू, बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? वही 3 पॉइंट को ध्यान में रख के बोलो, आंसर पता चल जाएगा। फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, करेक्ट, ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, ये फॉल्स होगा। 6th नंबर का आंसर हम लोग का फॉल्स होगा। ये फॉल्स क्यों होगा बताते हैं, देखो। रेवेन्यू क्यों होगा, हम लोग नया बिल्डिंग खरीदे, नया बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग तो ओल्ड है लेकिन हम लोगों ने तो एक नया एसेट खरीदा हमारे लिए, ठीक है। मान लो मैंने एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीद लिया, भले ही वो सेकंड हैंड है लेकिन मेरे लिए तो वो फर्स्ट टाइम परचेज है ना, तो मैंने फर्स्ट टाइम एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा, उसको थोड़ा सा रिपेयर करवाया, फिर उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे लिए तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट ही हुआ। जैसे ही मैंने मोबाइल खरीदा वो मेरे बैलेंस शीट में आ जाएगा अगर वो मेरा फिक्स्ड एसेट है। या फिर मान लो मैंने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदा मेरे बिजनेस के लिए, ठीक है, तो सेकंड हैंड खरीदा तो क्या हुआ, मेरा तो फिक्स्ड एसेट ही जनरेट हुआ ना। तो ये फिक्स्ड एसेट को यूज करने के पहले इसमें मैंने जो भी खर्चा करवाया, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग खरीद लिया, भले ही वो ओल्ड बिल्डिंग था लेकिन उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा किया वो हम लोग का क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो रेवेन्यू नहीं होगा। वो थोड़ी ना हम लोग एसेट को, ये कौन से पॉइंट से मैच कर रहा है, ये पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या कंस्ट्रक्शन। फिक्स्ड एसेट को एक्वायर किया और उसको रेडी टू यूज के पहले उस पर जो भी खर्चा किया वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का कैपिटल होगा, यानी 6 नंबर वाला हम लोग का आंसर फॉल्स, ठीक है। अच्छा अब 7th नंबर हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखो अब क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोला है देखो, जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, मैक्सिमम सारे बिजनेस के लिए लाइसेंस लगता है लेकिन कुछ कुछ बिजनेस के लिए ना काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। जैसे फूड लाइसेंस का बहुत जरूरी होता है, अगर कोई फूड रिलेटेड बिजनेस कर रहा है तो फूड लाइसेंस का जरूरी होता है, वैसे ही सिनेमा हॉल किसी को
जो है ओपन करना है, तो उसने क्या किया है, उसके लिए एक लाइसेंस खरीद लिया, ठीक है। लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो सिनेमा हॉल नहीं ओपन कर सकते हैं। तो लाइसेंस खरीदने के लिए जो खर्चा हुआ बोल रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये बताओ सही है कि गलत, मतलब ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू। ट्रू, करेक्ट। देखो लाइसेंस क्या है पता है, लाइसेंस हम लोग के लिए कहाँ चला गया, ये हम लोग के लिए इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, लाइसेंस ले लिया है, बिना लाइसेंस के तो हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे। अब ये लाइसेंस को एक्टिव रखने के लिए क्या करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। यहाँ दिया नहीं है, अगर मान लो लाइसेंस को रिन्यू करवाते ना, जैसे मान लो तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो देखे ही होंगे, ठीक है, या फिर किसी का हो भी सकता है, तो रिन्यू वगैरह करवाना पड़ता है, ठीक है। तो लाइसेंस हर तरह के लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ता है। अब ये रिन्यू का जो एक्सपेंस होगा, बोल सकते हो वो कैसा एक्सपेंस होगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू होगा, क्योंकि रिन्यू कैसे करवाना पड़ेगा, सपोज हर ईयरली, ठीक है, ईयरली करवाना पड़ेगा, मतलब एक बार रिन्यू करवाने के बाद उसका बेनिफिट हमें 1 ईयर ही मिलेगा, तो ये हम लोग का रेवेन्यू हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने का खर्चा अलग होता है, और उसको एक्टिव रखने के लिए जो रिन्यू करवाते हैं वो खर्चा अलग होता है। तो लाइसेंस लेने का खर्चा, क्योंकि लाइसेंस हम लोग का एक इंटेंजिबल एसेट में आता है, वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 7th नंबर का आंसर हम लोग का ट्रू होगा, ठीक है, 7th का हम लोग का ट्रू हो जाएगा। 8th नंबर देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर जगह पे ये क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा। एन अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट, ठीक है, बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन जहां पर हो रहा है वहां पर टेम्पररी हट बनाए गए हैं, which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। हम समझाते हैं, अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो मेनली वो कौन करते हैं, लेबर करते हैं, ठीक है। और लेबर क्या होता है, नॉर्मली बाहर से ही हायर किए जाते हैं, तो उनको भी रहना होता है, ठीक है। काम हो रहा है, मान लो एक पूरा काम कंप्लीट होने के लिए 6 मंथ्स लग सकता है, 1 ईयर लग सकता है, तो वो बाहर से आते हैं तो वो रहेंगे कहाँ, वहीं पर रहेंगे। और कंस्ट्रक्शन के साइट में रहने से क्या होता है, काम वाम करने में आसानी होता है, तो वहां पर। और वैसे भी कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह अलग अलग जगह पे होता है, तो अगर जो लेबर वहीं पर रह के काम करना चाहते हैं तो उनका रहने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, तो उनके लिए जो है टेम्पररी घर बना दिया जाता है, ठीक है, टेम्पररी हट। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया, वो सब तोड़ दिया जाता है, डिमोलिश, क्योंकि उसका तो और कोई काम नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन का जगह है। यहाँ पर मान लो इस जगह पे सिनेमा हॉल बन रहा है, ठीक है, इस जगह पे सिनेमा हॉल बन रहा है, अब ये पूरे जगह पे काम चल रहा है, बहुत लेबर है, अब यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे घर बना दिया गया है ताकि वहां पर लेबर लोग रह सके, ठीक है। अब जैसे ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये सब जो घर है ये सब तो तोड़ दिए जाएंगे, वही बोला है। अब बोल रहा है अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट, अब ये बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ होगा, ठीक है, विच वर नेसेसरी, अब ये बनाना जरूरी भी था ताकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है इजीली हो सके। अब बनने के बाद डिमोलिश कर दिया जाएगा जब वो रेडी हो जाएगा सिनेमा। आप बोल रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुम लोग बताओ क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सही बात है कि रेवेन्यू होगा, यानी ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, अच्छा। और कोई बोलो फॉल्स है, क्यों है, बता सकते हो फॉल्स क्यों है? सोचो, 3 पॉइंट से टैली करो। पहले बोलो सिनेमा हॉल जो बन रहा है क्या ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट है कि मतलब फिक्स्ड एसेट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिनेमा हॉल जो बनेगा ये हम लोग का क्या है, सिनेमा हॉल अगर हम लोग बनाएंगे उसे उसका खर्चा पीएल में लिखेंगे कि बैलेंस शीट में, ये तो सोचो एक बार। अगर मेरे साथ साथ सोचोगे तो आंसर दे पाओगे। अगर हम लोग सिनेमा हॉल बनाने का जो भी खर्चा हुआ, क्या उसको हम लोग पीएल में लिखेंगे कि बैलेंस शीट में? ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट है, उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। ये हाउस बनाने का खर्चा क्या सिनेमा हॉल बनाने के खर्चे में ऐड होगा कि नहीं होगा? हाँ ऐड होगा। होगा ना, ऐड तो होगा ना, क्योंकि ये इसीलिए बना था ताकि सिनेमा हॉल बन पाए, क्योंकि सिनेमा हॉल को बनाने के लिए अगर जैसे मान लो अगर तुम लोग का ही मान लो
तुम लोग घर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, वहां पर वर्कर लोगों को रखे हो। अब वर्कर लोगों के लिए एक छोटा सा घर चाहिए जहां पर वो रह सकते हैं, वो घर बना दिए लेकिन बाद में वो तोड़ दोगे, टेम्पोररी है, ठीक है। तो अब पूरा वो बिल्डिंग बनाने के लिए जितना भी खर्चा हुआ है उसमें वो खर्चा भी एड ऑन होगा। तो अगर ये घर बनाए गए हैं सिनेमा हॉल को कंप्लीटली प्रिपेयर करने के लिए ताकि वर्कर को एकोमोडेट कर पाओ, बाद में वो डिमोलिश कर दिए जाएंगे, तो ये खर्चा जो है ये तो सिनेमा हॉल के कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। सिनेमा हॉल जितने का बना उसमें इनका कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो अगर ये फिक्स्ड एसेट को एक्वर, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट यानी रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो क्या ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बोलो। ट्रू होगा। ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब मुझे लगता है कि आगे का जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें तुम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को अच्छे से थोड़ा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये हो गया इलास्ट्रेशन 1। इलास्ट्रेशन 2 ये देखो, इसमें देखते हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory। अभी अभी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, बोलो। लाइसेंस लिया गया है ताकि फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया जाए, लाइसेंस का खर्चा हुआ है लेने का 10,000, तो ये कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। यही पर लिख देते हैं, शेयर कर देंगे पीडीएफ। ये देखो कैपिटल रेवेन्यू, तो इसका आंसर हम लोग का होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोला है 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू न्यू साइट। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, ठीक है। एक जगह पे काम हो रहा था, अब ये यहाँ पर न्यू साइट है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से स्टॉक उठा के यहाँ पर लेके जाना है, और ये करवा भी दिया है। इससे खर्चा हुआ 1,000, ठीक है। अब तुम लोग बोलो ये जो खर्चा हुआ ये क्या कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का, क्या लगता है? क्या इससे हमारा कोई बेनिफिट इंक्रीज हुआ? क्या इससे हम लोगों ने कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर किया? या फिर इससे हम लोग का कोई वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो गया? ये बोलो, ये तीनों में से अगर कुछ हुआ तो ही कैपिटल होगा, नहीं तो रेवेन्यू होगा। 1,000 का खर्चा किया, बिजनेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को यहाँ रखा था, अब रॉ मटेरियल को यहाँ लेके जाएंगे, अब लेके जाने का तो एक खर्चा होगा, तो 1,000 खर्चा हुआ है। पूछ रहा है कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू? रेवेन्यू। रेवेन्यू है, ये तो कैपिटल होगा ही नहीं, है ना, ये रेवेन्यू होगा। क्योंकि ये तो बिजनेस का डे टू डे का काम है, यहाँ रॉ मटेरियल था, यहाँ से वहां ले जाओ, वहां से वहां ले जाओ, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। ये कैपिटल कैसे हुआ? क्योंकि कैपिटल का 3 पॉइंट याद रखो ना तो ये कोई फिक्स्ड एसेट परचेज है, ठीक है, पहला पॉइंट। ना तो इससे हमारा कोई मतलब इनकम बेनिफिट हो रहा है या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ना तो हम लोग का वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो रहा है, तो ये हम लोग का रेवेन्यू हो जाए, ठीक है। फिर बोल रहा है रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वेयर चेंज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। बोल रहा है कि रिंग्स और पिस्टन्स एक इंजन का चेंज कर दिया गया है जिसमें खर्चा हुआ 5,000 और उससे हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिला, ठीक है। तो अब मुझे बोलो कि ये कैपिटल होगा कि रेवेन्यू? फिर से उस 3 पॉइंट पे ध्यान दो। क्या ये खर्चा करके हम लोगों को कोई फिक्स्ड एसेट मिला? क्या ये खर्चा करके हम लोग का एग्जिस्टिंग कंडीशन में कोई चेंजेस हुआ? मतलब क्या हम लोग का बेनिफिट इंक्रीज हुआ या फिर हम लोग का वर्किंग एक्सपेंसेस कम हुआ? अगर ये तीनों में से कोई एक होगा तो ये कैपिटल होगा, अदरवाइज रेवेन्यू होगा। बोलो यहाँ लेकिन पॉइंट। हाँ, कैपिटल। कैपिटल सही, क्योंकि बोल दिया है एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ये करने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मतलब जैसा था पहले इंजन उससे बेटर हो जाएगा। एफिशिएंसी बोला है ना, तो उससे बेटर हो जाएगा, तो बेनिफिट मिला ना। तो अगर इंजन अच्छा चलेगा तो हमारे लिए बेनिफिट है। एफिशिएंसी बढ़ रहा है तो ये कैपिटल होगा, ये रेवेन्यू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम मतलब MTNL 8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। तुम लोग बताओ इसको, लेकिन हम बता देंगे, इसमें स्टार लगा लो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। अगर किसी को टेलीफोन लैंडलाइन के बारे में पता है तो शायद बता सकते हो। देखो यहाँ पर बोला है कि MTNL का कनेक्शन लिया गया है, ठीक है। अब टेलीफोन कनेक्शन लेने पे ये डिपॉजिट करना पड़ा 8,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। और टेलीफोन ऑफिस में ये जमा कर दिया गया और टेलीफोन कनेक्शन मिल जाएगा। अब ये 8,000 का खर्चा क्या है, कैपिटल है कि रेवेन्यू? लोग तो ये दोनों में से ही कोई एक बताओगे, बोलो क्या होगा, फिर हम बता दें।
कैपिटल। कैपिटल। हाँ, लग तो रहा है कैपिटल ही, क्योंकि आंसर रेवेन्यू तो आना नहीं चाहिए, आने से कैपिटल ही आना चाहिए, क्योंकि देखो ये हम लोग का वन टाइम है, हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रहे हैं, वन टाइम है, और इसके बाद हमारे पास टेलीफोन कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो मतलब इसका जो सिस्टम होता है ना टेलीफोन कनेक्शन का, लैंडलाइन का, उसका ये होता है कि ये इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है ये वो जमा तो लेते हैं, मतलब डिपॉजिट तो करना पड़ता है, लेकिन ये जो है एडजस्ट हो जाता है टेलीफोन बिल के साथ। मतलब ये पैसा वो लोग रख नहीं लेंगे अपने पास कि हम लोगों ने आपको टेलीफोन लाइन का कनेक्शन दिया, आपका पूरा 8,000 हमारा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तरह है, ये रख लिया जाएगा, और उसके बाद जो मंथली बिल आता है ना टेलीफोन का, मंथली बिल जो आएगा, जैसे मान लो पहले मंथ में बिल आया सपोज 500, ठीक है, अब इसको ना राइट ऑफ कर दिया जाएगा। सपोज ये 8,000 से इन्होंने डिसाइड किया है कि हर मंथ जो भी बिल आएगा उससे हम लोग 100 रुपए करके एडजस्ट कर लेंगे, तो बिल आ जाएगा 400 का। मतलब बिल आया है 500 ऐसा लिखा हुआ रहेगा, एडजस्ट हो जाएगा कितना 100, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि हर बार बिल से 100 करके एडजस्ट करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा 400। ये सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये डिपॉजिट अमाउंट कैसे राइट ऑफ होगा। तो एक्चुअली ये तो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा। ये हमें क्या करना है, ये ओवर द पीरियड हम लोग इसे एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का कोई एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा ही नहीं। हम इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा यहाँ पर जो है लैंग्वेज लिखा हुआ है वो बता देते हैं, ताकि मुझे समझाने में थोड़ा ज्यादा आसानी हो जाए। यहाँ लैंग्वेज हम बता देते हैं, देखो क्या लिखा है। मनी deposited with MTNL for installation of telephone in office is not expenditure। ये एक्सपेंडिचर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे पॉकेट से आउटफ्लो नहीं हो रहा है, हम लोग जो बिल जनरेट करेंगे उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट। ये एसेट के तरह है कि डिपॉजिट कर दिया, जैसे मैंने बोला ना सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कर दिया और उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे, एंड द सेम इज एडजस्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर 100 रुपीज करके करते हैं तो जितना दिन लगेगा उतने दिन में एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट एक्चुअल टेलीफोन बिल। तो इसे ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलना है ना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलना है हमें, ठीक है। क्योंकि इसका पैटर्न जो इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया है यहाँ पर हम उस हिसाब से बोल रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो टेलीफोन का सिस्टम के हिसाब से दिया गया है। लेकिन अगर ऐसे हम लोग इन जनरल बोले, अगर ये एडजस्ट नहीं होता है तो ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, तब ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर होगा एज वेल एज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो गिवन है वो हम लोग का बेसिकली टेलीफोन सिस्टम के बेसिस पे गिवन है, इसीलिए इसको एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए MTNL BSNL तो तुम लोग को यही आंसर देना है, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा। बाकी अगर हम लोग जो पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर देखें, टेलीफोन का सिस्टम को अगर एक बार इग्नोर करें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि ये इतना फिक्स डिपॉजिट बोल रहे हैं, ये इतना डिपॉजिट कर दिया, उसके अगेंस्ट में हमें टेलीफोन का कनेक्शन मिला जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स के लिए मिलेगा। ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट की तरह ही होगा। क्योंकि इसका सिस्टम ऐसा नहीं है इसीलिए ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये राइट ऑफ हो रहा है, ये एडजस्ट हो रहा है, ये प्रीपेड की तरह हो गया, एसेट की तरह हो गया, ठीक है। ये लेकिन इसमें स्टार लगा लो, ठीक है। स्टार इसीलिए लगा लो क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट। फिर नेक्स्ट बोला है फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख। एक फैक्ट्री शेड बनाया गया है 1 लाख रुपीस का। ए सम ऑफ 5,000 हैड बीन इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो एक जगह पे फैक्ट्री शेड बनाया जा रहा है जिसका कॉस्ट आया 1 लाख, और जब फैक्ट्री शेड बन रहा था तो वहां पर 5,000 रुपीज का एक्सपेंसेस करके टेम्पररी हट्स बनाए गए जहां पर वो रॉ मटेरियल को स्टोर किया गया। बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए था, जैसे कि सैंड यानी बालू, ठीक है, सीमेंट, रॉड्स, ये सब को स्टोर करने के लिए एक छोटा सा घर बनाया गया जहां पर ये सारी चीज थे। अब पूछ रहा है कि ये जो एक्सपेंस हुआ है क्या ये हम लोग का कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा। सेम थोड़ा सा अभी जो हम लोगों ने सिनेमा हॉल वाला देखा था वैसा ही है। मैंने बोला ना वो इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में तुम लोग को ये मिल ही जाए। बोलो क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इलास्ट्रेशन 3 करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट बता देते हैं, रिसिप्ट हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। रिसिप्ट भी दो तरीके का होगा, कैपिटल और
रेवेन्यू। रिसिप्ट को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, कैपिटल है कि रेवेन्यू, सेम वही मैचिंग कंसेप्ट के रीजन से ही हमें आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम लोग अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे हम लोग सही तरीके से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं। जो कैपिटल रिसिप्ट है वो नॉर्मली क्या होगा, एसेट परचेज करने के लिए होगा। ठीक है, जब भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा ना, जब भी हम लोग कैपिटल रिसिप्ट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जब हम लोग बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, रिसिप्ट का मतलब है कि रिसीवेबल या रिसीव हो गया, रिसिप्ट का मतलब है रिसीवेबल या रिसिप्ट, ये देखो, और रिसीप्ट मतलब पैसा मिल गया या मिलने वाला है, दोनों ही हमारे रिसिप्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अगर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो इससे हम लोग का क्या होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस होने से हम लोग का लाइबिलिटी बढ़ेगा। ये देखो, कैपिटल इंट्रोड्यूस होने से क्या होता है, लाइबिलिटी हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल किस नेचर का होता है, लाइबिलिटी नेचर का होता है। ठीक है, और एसेट जो है यहाँ पर, एक सेकेंड इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ओनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस। जैसे ही ओनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ हम लोग का लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट होने से नॉर्मली क्या होता है, हम लोग का जो है लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस होने से हम लोग का लाइबिलिटी बढ़ जाता है। कैपिटल रिसिप्ट हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल रिसिप्ट हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे कि सेल। ठीक है, सेल करके जो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो बाई सेल। ठीक है, फिर जैसे डिस्काउंट रिसीप्ट, ठीक है, ये हम लोग का रेवेन्यू रिसीप्ट है। कमीशन रिसीप्ट ये हम लोग का रेवेन्यू रिसीप्ट है। मतलब वही डे टू डे के बिजनेस में जो अर्निंग होगा, बेसिकली अगर देखो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं ये एक्सपेंडिचर पे लिखवाए, इसी पॉइंट को अगर हम लोग एक्सपेंडिचर के जगह इसको हम लोग रिसीप्ट कर देते हैं तो सेम बात ही हो जाएगा। ठीक है, सेम बात हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज देखो, और क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट में, जैसे हम लोगों ने एसेट सेल कर दिया। ठीक है, सेल ऑफ एसेट, एसेट सेल करने से हमारे पास जो रिसिप्ट आया, ठीक है, जो भी हमारे पास अमाउंट आया वो हम लोग कहाँ दिखाते, जैसे मान लो सेल ऑफ एसेट किया 15,000 का। ठीक है, और लॉस किया हम लोगों ने सपोज 2,000 का, मतलब एसेट हम लोग का था 17,000 का, 15,000 में सेल कर दिया, सेल ऑफ एसेट ऑफ 17,000 का एसेट 15,000 में सेल किया और लॉस हो गया 2,000। लॉस कहाँ दिखाना है, पीएल में दिखाना है जैसे तुम लोग करते हो, और ये हमें कहाँ दिखाना है, ये हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट बोलते हैं, इसका एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट खरीद लिया, सॉरी एसेट सेल कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, पीएल डेबिट, लॉस हो गया टू एसेट। ठीक है, तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना तो हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का यहाँ पर एसेट कम होता है। ठीक है, और एक नेचर भी इसका देख सकते हो, एसेट हम लोग का कम होगा। ठीक है, और इस तरीके से देखेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ता है। तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो एसेट कम होगा या फिर लाइबिलिटी बढ़ेगा, या दोनों भी हो सकता है। जैसे लोन ले लिया, लोन लेना, ठीक है, लोन लेने से क्या होगा, लोन लेने से हम लोग का लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो ये भी हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट हम लोग पीएल में लिख के दिखाएंगे, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग पीएल में लिख के दिखाएंगे, और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। बाकी सेम है, ये देखो इसका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स के लिए मिलेगा, इसका लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स के लिए मिलेगा। ठीक है, सेम कंडीशन है, बस एक्सपेंडिचर की जगह अगर रिसिप्ट लिख दोगे बात बराबर है। ठीक है, एक ही चीज है। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर बोला है कि सेकेंड, अच्छा ये पहले पढ़ लेते हैं। गुड पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट ए सिनेमा हाउस। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, सिनेमा हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कंपनी सिनेमा हाउस जो है, मतलब सिनेमा रिलेटेड काम करती है, मतलब सिनेमा हाउस चलाती है। एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च। मतलब इसका बिजनेस समझिए, इसका बिजनेस का नेचर क्या है, सिनेमा जो है, सिनेमा हॉल में सिनेमा दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा है इन्होंने 9,000 का, वॉज परचेज। क्यों खरीदा है, सिनेमा हॉल में फर्नीचर तो चाहिए ना, अब इन्होंने खरीदा है सेकेंड हैंड। ठीक है,
और बोल रहा है रीपेंट द फर्नीचर। अब क्योंकि सेकेंड हैंड खरीदा है तो थोड़ा खराब था, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने कलर करवा दिया, उसका 1000 खर्चा हुआ। द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाई ओन वर्कमैन, और जो भी उनके वहां काम करते थे उनको देके वो सारे फर्नीचर को इंस्टॉल करवा दिए जहां जहां लगवाना था। वेजेस फॉर दिस बीइंग 200, और इसके लिए 200 रुपए उनको वेजेस देना पड़ा, यानी मजदूरी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या है देख लेते हैं। पॉइंट आउट हाउ यू वुड क्लासिफाई द अबव आइटम्स। अच्छा, हमें बताना है कि कौन सा क्या खर्चा है, यानी 9000 कैसा खर्चा है, 1000 क्या खर्चा है और 200 क्या खर्चा है, ये बताना है। बोलोगे, बोलो क्या खर्चा है। ये रिसिप्ट का दिया नहीं, वैसे एक्सपेंस का ही दिया है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बताओ कि सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा, उस पे रंग करवाया, उसको मतलब कलर करवाया, उसको जो है इंस्टॉल करवाया, तो ये जो खर्चा है ये तीनों खर्चा किस नेचर का खर्चा है। कैपिटल। कैपिटल। और ये किस चीज का खर्चा है, फर्नीचर एक्वायर करने का। ठीक है, तो फर्नीचर का कॉस्ट कितना हो गया, फिर फर्नीचर का कितना कॉस्ट हो गया, 10,200। 10,200, 9,000 प्लस 1,000 प्लस 200, टोटल 10,200 जो है ये हम लोग का फर्नीचर का कॉस्ट हो जाए। ठीक है, फिर बोला है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा। अब देखो सिनेमा हॉल को रन करवाने के लिए ऐसे नहीं करवा सकते, लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा 20,000। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वाज फाइंड 1,000 फॉर कॉन्ट्रावेनिंग रूल्स, रिन्यूअल फी 2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर आल्सो पेड। अच्छा, तीन तरह का खर्चा दिया हुआ है। ठीक है, 3 टाइप्स एक्सपेंसेस। फर्स्ट एक्सपेंसेस 20,000 फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस। तो पहले ये बताओ यहां से यहां तक ये जो 20,000 का एक्सपेंस है ये कैसा एक्सपेंस है, कैपिटल है ये। कैपिटल है, करेक्ट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अब देखो बोल रहा है अब जो है लाइसेंस ले लिया, अब काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या हुआ ऐसे ही किसी एक साल में सिनेमा कंपनी को फाइन कर दिया है 1,000 रुपीज का, क्योंकि उसने रूल्स कुछ जो है फॉलो नहीं किया। अब ये 1,000 रुपीज का जो इनको फाइन भरना पड़ा, ये कैपिटल है कि रेवेन्यू, ये बताओ। रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है, ये फाइन भरना पड़ा, ये रेवेन्यू है, मतलब एक्सपेंस है नॉर्मल, ये सब तो हो ही सकता है कि बिजनेस चल रहा है, फाइन वगैरह तो लगा हुआ ही रहता है। देखो ये क्यों रेवेन्यू है, ना तो इससे हमारा कोई एसेट एक्वायर हुआ, ना तो इससे हमारा कोई इनकम इंक्रीज हुआ, ना तो इससे हमारा डे टू डे का कोई एक्सपेंस कम हुआ, ये हम लोग की गलती के वजह से हमें 1,000 रुपीज का फाइन देना पड़ा, ये हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है फिर इन्होंने लाइसेंस रिन्यू करवाया जिसके लिए 2,000 इनको पे करना पड़ा, तो ये 2,000 क्या है, रेवेन्यू है कि कैपिटल, रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है, ये तो रेकरिंग है, रेवेन्यू है, हर बार ही रिन्यू करवाना पड़ता है, तो पहला वाला कैपिटल था और बाकी दोनों ही हम लोग का रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, अच्छा ओ अच्छा, ये कैसा एक्सपेंस है, यहाँ पर देखो बोला फॉर नेक्स्ट ईयर आल्सो पेड। अच्छा, रिन्यूअल फी 2,000 जो है वो इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का हम लोगों ने अभी पे कर दिया, तो ये प्रीपेड भी होगा। ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू मत बोलो, ये प्रीपेड एक्सपेंस हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर का नहीं पे किया है, फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, नेक्स्ट ईयर का खर्चा जो है वो हम लोगों ने 2,000 रिन्यूअल फीस अभी पे कर दिया, मतलब 2024 का अगर 23 में पे कर रहे हैं ऐसा सिचुएशन है, तो ये हम लोग का रेवेन्यू जरूर है लेकिन ये प्रीपेड एक्सपेंस होगा। ठीक है, ये प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, इसमें ना पॉइंट आउट कर लो ये इसको, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पॉइंट स्पेशल था। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है फायर इंश्योरेंस 1,000 was paid on 1st October 2019 for 1 year। इसका देखो हम बताते हैं, 1 ईयर नॉर्मली कैसे होगा, ये देखो इनका ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तो 31 मार्च 2020 को अगर इनका ईयर खत्म होगा तो इनका ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019। अब इन्होंने क्या किया, फायर इंश्योरेंस पे किया है 1,000 टोटल, कब पे किया है, 1 अक्टूबर 2019 को, तो 1 अक्टूबर 2019 को पे किया है जो कि हमारा 1 ईयर का है, तो इसका मतलब अक्टूबर को पे किया है 1 ईयर का, मतलब इसके आगे चला जाएगा, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने का डेट ये है और 1 अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर तक का 1 ईयर होगा,
तो 1 अक्टूबर से लेके 1 ईयर कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 सितंबर तक का, 30 सितंबर 2020 तक का हम लोग का 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो अपना बिजनेस का एक्सपेंसेस हमारा अप्रैल टू मार्च के हिसाब से देखना है। तो अगर इस चीज को हम लोग ध्यान से देखें, ये देखो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ अच्छे से करते हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 31 मार्च 2020 तक का अकाउंटिंग ईयर है इस कंपनी का, ठीक है। और इस कंपनी ने 1 अक्टूबर को पे किया है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि 1 ईयर के लिए है। मतलब यहाँ से लेके 30 सितंबर, आई थिंक सितंबर तक ही होगा 1 ईयर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पे किया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो खर्चा है अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना दिन होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये ड्यूरिंग द ईयर का हो गया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। और आगे का जो 6 मंथ्स का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अगस्त होगा, सितंबर नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का अगस्त, 31 अगस्त, सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नहीं ठीक था, सितंबर ही होगा। अक्टूबर टू सितंबर होने से 1 ईयर हो जाएगा। तो ये 6 मंथ्स, तो ये हम लोग का क्या हो गया? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए चला जा रहा है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए। ये तो इंश्योरेंस कंपनी का सिस्टम है कि इनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम भरने का जो डेट है, प्रीमियम भरने का जो डेट है वो 1 अक्टूबर है। और वो 1 अक्टूबर में जब पे करते हैं तो 1 ईयर का करते हैं। तो इंश्योरेंस का डेट यहाँ पर आके 1 ईयर होता है, ठीक है। लेकिन इनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 1 ईयर ये वाला है। तो जब वो पे कर रहे हैं तो यहाँ 6 मंथ्स का दिखाएंगे और 6 मंथ्स का प्रीपेड हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 अगर 12 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 500, और यहाँ पर 500, इस तरीके से बाइफर्केशन होगा, ठीक है। तो ये जो 500 है ये हम लोग का हो जाएगा इस पीरियड का, और बाकी 500 जो है ये हम लोग का प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो 500 है ये हम लोग बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे मैंने ये वाला बोला था, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जो ये 500 है इसे कौन सा खर्चा बोलेंगे? रेवेन्यू या कैपिटल? ये बताओ। ये 500 तो प्रीपेड हो गया इस अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, और ये जो 500 है ये क्या होगा? कैपिटल या रेवेन्यू? मतलब फायर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं ये कैपिटल होता है कि रेवेन्यू होता है? रेवेन्यू होगा, ठीक है। प्रीमियम अगर तुम लोग मान लो कोई LIC वगैरह कर रहे हो उसका प्रीमियम देना पड़ता है, वो सब थोड़ी ना कैपिटल होता है, ठीक है। वो रेवेन्यू होगा। तो अगर हम लोग जो है ईयर वाइज दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लो एक ही प्रीमियम भरना है तो बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मली नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो 500 है ये हम लोग का रेवेन्यू हो जाएगा, और जो ये अमाउंट है 500 का ये हम लोग का कैपिटल नेचर का होगा, ठीक है। ऐसे आधा आधा करना पड़ेगा, सॉरी कैपिटल बोल रहे हैं, वो हम लोग का हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कैपिटल गलती से बोल दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर का नहीं है, फिर भी हम लोगों ने पे किया। फिर नेक्स्ट देखो, टेम्पोररी हट were constructed costing 1200, they were necessary for construction of the cinema, they were demolished when the cinema was ready। फिर से वही क्वेश्चन, बोलो क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। ये कितना इंपॉर्टेंट है देखो, हर एक क्वेश्चन में हमें मिलता है। 4th नंबर यहाँ पर फिर से एक्सपेंडिचर ही फाइंड आउट करना है। बोल रहा है ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, आज ही किया हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, 25,000 फॉर इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये क्या एक्सपेंसेस होगा? कैपिटल की रेवेन्यू? कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। क्योंकि ओवरऑलिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक कोई एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलेगा। अब ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इनॉग्यूरेशन एक्सपेंसेस ऑफ 25 lakh incurred on the opening of a new manufacturing unit in an existing business। क्या बोला है? एक बिजनेस पहले से ही है, एक नया यूनिट बना है। जैसे मान लो एक बिजनेस है जिसका कोई यूनिट कोलकाता में नहीं है, अब उन्होंने कोलकाता में नया यूनिट बनाया, उसके लिए एक इनॉग्यूरेशन फंक्शन रखा, ठीक है, लोगों को इनवाइट किया, खाना वाना खिलाया, ठीक है। तो इसके लिए खर्चा हुआ 25 लाख। तो ये जो 25 लाख खर्चा हुआ ये कैपिटल होगा कि रेवेन्यू, ये हमें बताना है। और ये पूरा आंसर तुम लोग का डिपेंड करेगा इस चीज पे कि ये हम लोग का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इसको ध्यान में रखते हुए बोलो।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, ये रेवेन्यू होगा क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अगर ये न्यू बिजनेस होता, ठीक है, तो फिर हम लोग का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने के पहले किया गया जितना भी खर्चा है वो कैपिटल नेचर का होगा। ये हम लोग का रेवेन्यू नेचर का है। उसका रीजन देखो, ये रेवेन्यू नेचर का इसीलिए है क्योंकि पहला बात तो ये है कि ये हम लोग का एग्जिस्टिंग बिजनेस का है, तो हम लोग का कस्टमर बेस हम लोग और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, नया यूनिट ओपन होने से कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, न्यू लोकेशन में अगर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा इससे जो है इनकम जरूर बढ़ेगा, मार्केट में एक्सप्लोर बढ़ जाएगा। और ये एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इसीलिए होगा क्योंकि ये हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकता है ये जो यूनिट, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हम लोग है। हम लोगों को कोई लोग जो है नया हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया है, कुछ भी सिर्फ यूनिट को बढ़ा दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, सिर्फ कस्टमर बढ़ेंगे, मतलब सेल बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ अलग चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन सेल बढ़ने का मतलब तो ये नहीं है कि उससे हमारा बेनिफिट जो है बहुत दिन तक का होगा। उसका बेनिफिट हम लोग उसी ईयर के सेल में काउंट करेंगे, मतलब 1 ईयर के लिए दिखाएंगे, क्योंकि सेल जो बढ़ रहा है वो तो रेवेन्यू नेचर का है, इसीलिए ये खर्चा भी रेवेन्यू नेचर का होगा। मतलब बेसिकली सेल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने नया यूनिट किया और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि देखो और एक नया यूनिट ओपन हुआ है, हम लोगों ने इनॉग्रेशन खर्चा किया, इसीलिए रेवेन्यू होगा। ये भी स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कंपेंसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के टाइम आने के पहले ही अगर कोई रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे बोला जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, अब कुछ वर्कर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, उसके लिए कंपनी ने उनको 2.5 करोड़ रुपए पे किया है, कंपेंसेशन देना पड़ता है। ठीक है, जैसे रिटायरमेंट होने पे अगर पेंशन का बात है तो पेंशन देना पड़ता है, ग्रेचुइटी वगैरह होता है, वैसे ही वॉलंटरी रिटायरमेंट करने पे भी कंपेंसेशन दिया जाता है कंपनी के तरफ से। तो ये दिया गया है 2.5 करोड़। ठीक है, तो ये बताओ कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस है कि ये कैपिटल एक्सपेंस है, कंपनी की तरफ से सोच के बताओ। ठीक है, जिनको मिल रहा है उनके तरफ से मत सोचो, हमें तो कंपनी की तरफ से बताना है। रेवेन्यू। रेवेन्यू होगा, करेक्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, क्योंकि ऐसा तो कंपनी का चलता रहेगा, किसी को पेंशन देना है, किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपेंसेशन देना है, किसी को कुछ और देना है। ठीक है, तो ये तो इनका जो है बिजनेस का जो है फ्रीक्वेंटली एक्सपेंसेस है। ठीक है, और इसका बेनिफिट ऐसा थोड़ी ना कि इनको दे दिया तो आगे नहीं देना है, 5-7 साल तक नहीं देना पड़ेगा, या कम से कम 2 साल, ऐसा नहीं होता है। इसका बेनिफिट इसी साल तक ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा भी नहीं। तो ये हम लोग का रेवेन्यू हो गया। दूसरा बात है ना, तो ये कोई एसेट एक्वायर हो रहा है इससे। ठीक है, और इससे हमें कोई फ्यूचर इनकम बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग कंडीशन से जो इनकम हो रहा है उससे ज्यादा भी नहीं होगा ना, तो ये हमारे वर्किंग एक्सपेंसेस को कम करेगा। तो ये हम लोग का रेवेन्यू नेचर का। अच्छा, फिफ्थ वाला देखो, 10,000 spent as traveling expenses of the director on trips abroad for purchase of capital asset। बोल रहा है कैपिटल एसेट को परचेज करने के लिए अब्रॉड भेजा गया है, ट्रिप हुआ है अब्रॉड में। कौन गया है, डायरेक्टर, बिजनेस के जो डायरेक्टर है वो कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए अपने बिजनेस का वो अब्रॉड चले गए, मतलब अब्रॉड से खरीदना है, और उसके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ 10,000। तो ये 10,000 का एक्सपेंसेस क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू, ये बताना। कैपिटल। कैपिटल, क्योंकि एसेट खरीदा ही नहीं, एसेट को एक्वायर करने के लिए रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल होगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, ये सबसे आसान है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, डेटर से ईयर का पैसा मिला, मतलब किसी एक साल में डेटर से हमें जो भी पैसा मिला है वो कैपिटल है कि रेवेन्यू। ये तो आसान है। डेटर मतलब क्या, सेल करके जो जनरेट हुआ, तो सेल करना रेवेन्यू है कि कैपिटल, तो वही होगा, मैम रेवेन्यू है। रेवेन्यू होगा। सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर का है इनकम। अब डेटर से बाद में ही मिलेगा ना, डेटर मतलब क्रेडिट सेल किए थे, तो अगर क्रेडिट सेल किए थे तो तुरंत तो नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद ही मिलेगा। तो जब जो भी मिला है टोटल अमाउंट, तो वो हम लोग का क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। ये कैपिटल रिसिप्ट थोड़ी ना होगा, ये वन टाइम रिसिप्ट थोड़ी ना। amount spent on demolition of building to construct a bigger building on the same site। एक जगह पे ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसे तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा बिल्डिंग बना है, तो इसको बोलते हैं डिमोलिशन, तोड़ देना। तोड़ के
नया बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा किया गया, तो वो खर्चा जो है वो कैपिटल होगा कि रेवेन्यू, ये बताओ। हाँ बोलो। कैपिटल। कैपिटल हो, ठीक है, कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिलेगा? बिल्डिंग मिलेगा। अब देखो हमें जो बिगर बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि हमें कौन सा एसेट एक्वायर करना है? बिगर बिल्डिंग, ठीक है, जो बड़ा वाला बिल्डिंग है वो हमें एक्वायर करना है। उसके लिए जो छोटा वाला बिल्डिंग है उसे हमें तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक्वायर करने के पहले का खर्चा है। रेडी टू यूज करने के पहले जो भी खर्चा होगा वो भी हम लोग का कैपिटल नेचर का ही होगा, क्योंकि डिमोलिश करने का भी तो खर्चा होता है ना। वर्कर को बुलाओ या मशीन जो भी है जिससे भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो करना पड़ रहा है, बिकॉज हमें ये वाला जो है एसेट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो भी खर्चा होगा वो हम लोग का कैपिटल नेचर। फिर बोला है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। एक मशीन आग लग के डैमेज हो गया, ठीक है। अब इंश्योरेंस करवाया हुआ था, अच्छा है, तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अब ये जो इंश्योरेंस क्लेम मिला, रिसिप्ट, ठीक है, ये हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये बताओ। कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट है। पहला बात है ये वन टाइम मिलेगा, ठीक है, ऑकेशनली मिलता है, फ्रीक्वेंटली एक मशीन पे एक ही बार मिलेगा, ज्यादा बार तो मिलेगा नहीं। और इसका बेनिफिट हमारा मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी ईयर के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ये देखो कैपिटल रिसिप्ट इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ देखो हम लोग का मशीन जल गया तो मशीन चला गया ना, जैसे मैंने बोला था कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा, हम लोग का एसेट चला जाता है या फिर लाइबिलिटी बढ़ता है। यहाँ पर भी वही कैपिटल है कि रेवेन्यू बताना है। मेसर्स एबीसी एंड कंपनी रन अ रेस्टोरेंट, अच्छा इनका रेस्टोरेंट चलता है। दे रेनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन, because of this renovation some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 13। अच्छा पहले से ही उनका रेस्टोरेंट था लेकिन वो थोड़ा सा पुराना था, तो इन्होंने थोड़ा सा रेनोवेशन का काम किया, तो केबिन का नंबर जो है वो 10 से 13 हो गया। केबिन जो मतलब जो स्पेस निकला रेनोवेशन से वहां से केबिन नंबर 10 से 13 हो गया। तो जो भी खर्चा इन्होंने किया वो 20,000 हुआ टोटल। 10 से 13 केबिन बन चुका है। तो ये जो खर्चा इन्होंने किया, क्या ये कैपिटल है कि रेवेन्यू? और एक बार बोलो, मेरे को आवाज नहीं आया, सही हो रहा था, बोलो। कैपिटल, सही है, कैपिटल। क्योंकि देखो ये जो हम लोगों ने खर्चा किया इससे हमारा अर्निंग बढ़ गया, इंक्रीज अर्निंग, क्योंकि अगर केबिन बढ़ जाएगा तो कस्टमर जो है हम लोग ज्यादा एकोमोडेट कर पाएंगे, तो इससे हम लोग का क्या हो गया, जो है इनकम बढ़ जाएगा। और वैसे भी हमारा एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज हुआ, ठीक है, एसेट का एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोला है देखो, मेसर्स न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है, फाइनेंस करती है ये कंपनी, सोल्ड सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। इन्होंने कुछ गुड्स बेच दिया है इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस पे। 5 कस्टमर डिड नॉट पे इंस्टॉलमेंट, 5 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट द फर्म स्पेंड 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। अब देखो इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने सेल कर दिया, अब कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अब ये क्या करेंगे, अब ये बोल रहे हैं कि हमारा तो लॉस हो जाएगा, क्या करें, चलो कोर्ट केस कर देते हैं इन पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लॉ को फॉलो करके मतलब लीगल केस कर दिया कस्टमर पे। लेकिन करने से क्या होगा, जो मतलब कोर्ट फैसला सुनाएगी, जब इनको पेमेंट मिलेगा कस्टमर से तब का तब मिलेगा, लेकिन इनका खर्चा हो ही जा रहा है 10,000 का, ठीक है, 10,000 का इनका खर्चा हो गया, ये लीगल एक्सपेंस हो गया। तो पूछा है कि ये 10,000 हम लोग का कैपिटल है कि रेवेन्यू? ये कैसे सोचोगे? हाँ ठीक, रेवेन्यू, करेक्ट, रेवेन्यू होगा। क्यों रेवेन्यू होगा, देखो
क्या ये खर्चा करने से हमें कस्टमर से ज्यादा अर्निंग हो जाएगा? नहीं, वो तो उतना ही देंगे जितना देने वाले थे। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है, अगर कोर्ट कोई पेनल्टी वगैरह उन पे लगा दिए कस्टमर पे, तो बात अलग है कि आपने नहीं दिया, आपको ज्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ना ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो बेसिकली हमें अपना सेल्स का रिकवरी करना है। अब नॉर्मल नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने जो है लीगली करने का कोशिश किया, तो इससे जो हमारा खर्चा हुआ ये हम लोग का रेवेन्यू होगा, कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इससे हमारा कोई इनकम इंक्रीज हुआ, ऐसा तो बोला नहीं है कि ये करने पे इंक्रीज हो जाएगा। अब वैसे भी अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल भी जाता है तो उससे हमारा कोई सेल का इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। वो तो मान लो किसी ने 6 महीना पैसा नहीं दिया तो उससे तो हमारे पैसे ही लॉस है। बाद में अगर पेनल्टी के साथ मिल भी जाता है तो उतना ही मिलेगा जितना उसके साथ इक्विवेलेंट होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन हमेशा क्या चाहता है कि उसे जितना जल्दी पैसा मिल जाए। अब कोई बोला था कि हम 1 मंथ के अंदर दे देंगे, उससे उसने 6 मंथ्स लगा दिया। अब इसके बीच में लॉस हो जाएगा। जो पैसा मिलता उसको बिजनेस में लगा के हम लोग और भी ग्रो कर सकते थे। अब अगर कोर्ट फैसला सुना भी देता है ना कि आपको ज्यादा देना है, तो कोर्ट उतना ही सुनाएगा जितना इस पीरियड में लॉस हुआ है, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा। तो कंपेंसेशन जो होगा वो एज इट इज, मतलब इसके साथ जो है न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे भी बोला नहीं है कि कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जो भी हो, तो ये जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, जो अर्निंग हमारा होने वाला था उसी को रिकवर करने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लीगल एक्सपेंसेस जो है ये हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और ये हमारे फ्यूचर का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं देगा। मतलब इससे ऐसा नहीं है कि हमें फ्यूचर में आगे से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का जो पेमेंट नहीं मिल रहा था वो मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं। Messrs. Ballab and Company of Delhi purchased a machine from Messrs. Shah and Company of Ahmedabad. अच्छा, बल्लभ एंड कंपनी जो कि दिल्ली में है, इन्होंने परचेज किया है क्या? एक मशीन। किससे? शाह एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद से। मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी स्पेंड 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मशीन। अच्छा, अब मशीन को तो लेके आने पड़ेगा ना अहमदाबाद से दिल्ली, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है 40,000। तो ये हम लोग का कैसा खर्चा है ये बताना। कैपिटल कैपिटल, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है तो ये हम लोग का कैपिटल ही होगा, क्योंकि जब तक एसेट को हम लोग मतलब पुट टू यूज या रेडी टू यूज तक नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक जो भी खर्चा होगा ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। और ये कुछ ट्रू फॉल्स है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी दिया हुआ है, ये भी तुम लोग चाहो तो खुद से कर सकते हो। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही मिलेगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया है, ठीक है। और अगर कुछ अलग लगता है तो मुझसे पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। या फिर अगर नेक्स्ट दिन होगा तो बता देंगे, अगर मुझे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। मैंने देखा नहीं है कि किस तरीके का इसमें क्वेश्चन है, याद भी नहीं आ रहा। अगर तुम लोग देखना, कोशिश करना, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये चैप्टर हम लोग का हो गया, ठीक है। तो इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर पाओगे, लेकिन एक बार गो थ्रू जरूर करो। और जो पॉइंट मैंने बताया उसको ध्यान में रख के आंसर दोगे तो सही आंसर होगा। और जो भी मैंने स्टार मार्क करवाया वो जरूर से देखो, क्योंकि उसमें से जो है पॉइंट अगर उस तरीके का आया वही थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बाकी आसान। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।